आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि क्या मुख्य विवाद थे। आपने पढ़ लिया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या उद्देश्य था, सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या उद्देश्य था, थर्ड 5 ईयर प्लान कैसा था और फोर्थ 5 ईयर प्लान क्यों नहीं आया। ये सब आप पढ़ चुके हैं और उनके बीच में जो उठे कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी आपने वहां पर देखा है। अब आप चल रहे हैं उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करने कि क्या मुख्य विवाद थे इन 2-3 5 ईयर प्लान्स के बीच में, किस प्रकार के मुख्य विवाद भारत के सामने आए या भारत के राजनेताओं ने उठाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के चैप्टर का। मुख्य विवाद क्या थे नियोजित विकास की राजनीति में। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहां पर ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे 2 सवाल जो आज भी आपके देश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे, और वो सवाल है कृषि बनाम उद्योग। जैसा कि आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास, एग्रीकल्चर, क्योंकि पेट नहीं भरेगा तो दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना को किसे समर्पित कर दिया गया, उद्योग को, इंडस्ट्री को। यही हमारे देश के विकास का उस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि एक हमारा देश एक कृषि प्रधान राष्ट्र है तो उसे कृषि के आधार पर ही विकास करना चाहिए, उसे उद्योग की तरफ इतनी जल्दी नहीं भागना चाहिए। यह हमारे समाजवादी नेताओं का कहना था, यह हमारे समाजवादी नेताओं का कहना था। लेकिन जो पूंजीवादी विचारधारा के नेता थे वो मानते थे कि बिना उद्योगों के एक राष्ट्र का अपने पांव पर खड़ा हो पाना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या विवाद हुआ कृषि और उद्योग के बीच में। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच में किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। हमारे पास संसाधन कम थे, जब हम आजाद हुए तो आप सबसे छुपी नहीं हुई है भारत की आजादी की स्थितियां की छुपी हुई हैं। जिन परिस्थितियों में हम आजाद हुए उन परिस्थितियों में अगर कोई भी देश आजाद होता तो उसका डामाडोल होना स्वाभाविक था, हमारे पास इतने भी संसाधन नहीं थे कि हम अपने देश के लोगों का 2 वक्त का पेट भर सके, इतना भी हम अन्न उत्पादित नहीं करते थे। और हमारे पास किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं था, और बिना उद्योगों के एक देश का विकास कर पाना संभव नहीं था। और मैंने आपको बताया ही है उस समय आपके देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी और उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। कृषि ही उसका प्रमुख व्यवसाय था। तो अगर हम देखें इस हिसाब से हमारे राष्ट्र को कृषि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इतना पैसा था कि अगर वो देश के विकास पे लग जाता तो देश जल्दी खड़ा हो सकता था, और वो लोग कृषि के क्षेत्र में अपना पैसा लगाने के लिए किसी भी प्रकार से इच्छुक नहीं थे। भाई देश के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो सारा खर्च खुद ब खुद वहन कर सके, और बाहरी निवेश आपके देश की खेती पर निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं था। हर कोई सीधा पैसा कमाना चाहता है, इंतजार करना कोई नहीं चाहता। आप खुद ही सोचो,
चीनी बेचने में ज्यादा कमाई है कि गन्ना बेचने में ज्यादा कमाई है? चीनी। सब चीनी कमाना, सब चीनी को बनाने में पैसा लगाना चाहते थे, गन्ने को उगाने में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था। जिस कारण से भारत सरकार को अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना का रुख बदलना पड़ा, उसे कृषि से हटाकर उद्योग की ओर ट्रांसफर करना पड़ा। आइए यहां पर और विस्तार से समझते हैं। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर ज्यादा जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। सही कहा है उन्होंने, लेकिन यह भी सच है कि यह हमारा जो बड़ा तबका था, जिसके पास पैसा था ना, वो किसानी के विकास में पैसा लगाना नहीं चाहता था और उनकी जेब का पैसा निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर उनकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता था। इसलिए सरकार को उद्योग की ओर भागना पड़ा, उद्योग की ओर भागना पड़ा। और यह सच भी है, यह हकीकत है कि अगर हमारे देश को आज भी विकसित होना है तो हमें अपने गांवों के विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। आज शहरों की जनसंख्या इतनी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है गांवों का अविकसित होना। अगर गांव आज विकसित हो जाए तो शहरों की जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, इसे कम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर आज शहरों में ये अपार जनसंख्या आपको दिखाई पड़ती है तो इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि गांवों का विकास नहीं हुआ है। अगर गांवों का विकास, गांवों में भी उद्योग होते, जो चौधरी चरण सिंह कब कह रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ है 1956 में कह रहे हैं, 1960 में कह रहे हैं, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसीलिए तो कह रहा हूं, आज भी वो प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय महत्वपूर्ण थे। आज भी आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि क्या आज भारत के ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश बदल गया है? नहीं। बदला है, लेकिन उस प्रकार नहीं बदला जिस प्रकार से बदलना चाहिए था। यह बड़ा प्रश्न है आज की सरकार पर और आज के समाज पर। आगे सुनिए। कई लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील या भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी का विकराल समस्या का समाधान ना कर पाती। और ये भी सच है कि जिन लोगों के पास उस समय जमीन थी, सरकार ने, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया ही कि सरकार ने भूमि के वितरण को सही करने के लिए भूमि सुधार किया,
जिसमें जिनके पास अत्यधिक भूमि थी उनसे भूमि ली, और जिनके पास ना के बराबर भूमि थी, जो वास्तविक किसान थे, उनको भूमि प्रदान करी। लेकिन आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिन लोगों के पास भूमि उस समय थी वो ताकतवर थे। मैंने आप सबको पहले ही बताया, जिसके पास धन होता है वो ताकतवर होता है। बंधु, ठीक है, आगे। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, क्या भानु आपका क्या प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न है, अगर गांव में भी विकास होने लगे तो गांव किस बात करा? तो गांव, मैंने आप सबको इस चैप्टर में यही तो बताया ना। जब इस चैप्टर का हमने प्रारंभ ही किया तो हमने ये देखा ना कि जिसकी जैसी जरूरत उसका वैसा विकास। गांव आपसे हाईवे नहीं मांग रहा, गांव आपसे एक पक्की सड़क मांग रहा है, जिससे कि उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो जिसकी जैसी जरूरत उसको वैसा विकास दे दो। वो गांव आपसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं मांग रहा, वो अपने लिए आधारभूत सुविधाएं मांग रहा है सिर्फ, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। वो आपसे छोटे छोटे उद्योग मांग रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं मांग रहा वो आपसे। तो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर को जब हमने प्रारंभ किया तो वहां पर हमने यही तो समझने की प्रयास किया ना कि हमें जो आदिवासी वर्ग है, आदिवासी वर्ग का विकास शहरी वर्ग का विकास तो नहीं है ना? नहीं। या शहरी वर्ग का विकास आदिवासी लोगों का विकास तो नहीं है ना? नहीं। तो दोनों का अपना सेपरेट विकास है, अलग अलग विकास है, दोनों के लिए अलग अलग जरूरतें हैं। तो दोनों को जिस प्रकार की जरूरतें हैं उस प्रकार का उन्हें विकास मिलना चाहिए। तो यहां भी यही बात करी जा रही है। यहां इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि गांवों को उठाना क्यों जरूरी था, क्योंकि गांवों में आपके देश की अत्यधिक जनसंख्या थी, अत्यधिक जनसंख्या थी। तो उस अत्यधिक जनसंख्या को उसकी जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं मिलना बहुत जरूरी था। मैंने आपको अभी हम बात ही कर रहे थे कि भूमि सुधार अमल में तो लाया गया, लेकिन उस प्रकार से वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया जिस प्रकार से उसे इफेक्ट दिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की भूमि का हम पुनर्वितरण कर रहे थे वो बहुत ही ताकतवर लोग थे, वो बहुत ही ताकतवर लोग थे भाई। क्योंकि जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, वो ताकतवर होता है और उसकी राजनीति में पैठ भी होती है। तो भूमि सुधार उस प्रकार से सफल नहीं हो पाया जिस प्रकार से उसे सफल होना चाहिए था। इसीलिए यहां पर बहुत सारे राजनेतागण ये कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में जितना सुधार हमें करना चाहिए था उतना सुधार हमने किया, लेकिन वो हमें उस प्रकार का इफेक्ट नहीं दिखा रहा था जिस प्रकार के इफेक्ट की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। और मैंने आपको बताया ही है, किसानी वो क्षेत्र है जो धैर्य मांगती है आपसे, एक लंबा धैर्य। एक दिन में जमीन या फसल तैयार नहीं हो जाती। अगर एक जमीन उर्वर नहीं है तो उसे उर्वर बनने में एक लंबा समय लगेगा। समझ में? महीने नहीं, सालों लग जाते हैं। सालों आप उसको सही से बिल्ड करते हैं तब जाकर वो कहीं से उर्वर बनती है। अगर एक बंजर जमीन है तो उसे उर्वर जमीन में परिवर्तित करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आप एक उद्योग में लगता पैसा तुरंत आपको इफेक्ट देता है। इसीलिए बहुत से राजनेताओं का यह मानना था कि हमें अगर इंस्टेंट विकास करना है, हमें कम से कम समय में बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है, तो हमें उद्योग की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, हमें उद्योग की ओर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे देश ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को छोड़ा नहीं कह सकते हैं, कृषि से अपना संपूर्ण ध्यान हटाकर उद्योग की ओर किया। पर ये कहना कदापि उचित नहीं होगा कि कृषि को पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया, क्योंकि भाई कृषि को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपको कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अगर वही बेहतर नहीं होगी तो कुछ भी बेहतर नहीं बन सकता है। पावर ऑफ बैलेंस करना पड़ता है हर चीज में क्या? पावर ऑफ बैलेंस। और उस समय हो सकता है कि वो पावर ऑफ बैलेंस नहीं बन पाया होगा, या जिस प्रकार का पावर ऑफ बैलेंस होना चाहिए था उस प्रकार का पावर ऑफ बैलेंस नहीं बना होगा, जिस कारण से
बहुत सारे राजनीतिक आपके इस विकास मॉडल की आलोचना कर रहे थे। समझ में आई बात? आगे सुनो। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका देश एक गरीब राष्ट्र था और आपके देश की जनता के पास जेब में पैसा नहीं था। आपकी देश की जनता के पास जेब में पैसा नहीं था और आपके प्राइवेट फर्म्स पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भारत की मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी भारत की मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं है। समझ में आई बात? जिस कारण से अभी अगर वो पैसा लगाते हैं तो उन्हें वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा और इसीलिए प्रारंभिक काल में भारत के बड़े बड़े उद्योगों का भार किसने उठाया? सरकार ने उठाया। इसीलिए बड़े बड़े उद्योगों का भार सरकार ने उठाया और भारत में प्राइवेट फैक्ट्रीज को या भारत में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत लिमिटेड रखा गया। भारत में प्राइवेट फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में रखा गया। जो नेसेसरी सेक्टर्स थे उनमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं आने दिया गया, क्योंकि इन चीजों को हम प्रॉफिट के मार्जिन पे नहीं बेच सकते थे। समझ में आई बात? उस समय जो भी नेसेसरी आपकी बहुत आवश्यक जरूरतें थी उन जरूरतों में सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं घुसने दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जनता इतनी काबिल नहीं थी कि वो अपनी इन आवश्यक जरूरतों के लिए आपके निजी फर्मों को लाभ उपलब्ध करा सके। समझ में? अभी यही बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे। विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको इन दोनों विकास के मॉडलों के बारे में कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। जो पूंजीवाद होता है वो संपूर्ण रूप से बाजार के अनुसार चलता है और उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। उसका कहीं से उद्देश्य नहीं होता समाज का कल्याण करना। पैसा उसको सिर्फ पैसा कमाना है। वो आपकी पॉकेट देखता है, आपकी पॉकेट जैसी आपको प्रोडक्ट पैसा। अगर आपकी पॉकेट में 1 लाख है तो आपको आईफोन मिलेगा। अगर आपकी पॉकेट 1 लाख नहीं कैरी कर सकती तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से चीजें अफोर्ड करें। वो अफोर्डेबिलिटी पे चलती है। कौन? मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और समाजवाद उस समय का दूसरा मॉडल देखते हैं क्या था। ठीक है, भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। और हम ये भी नहीं अपना सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो मुट्ठी भर लोग पैसे वाले थे ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो उनसे उनकी संपत्ति को छीन पाना बहुत ही मुश्किल था। और हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र थे और हमने अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए थे, जिस कारण से हम समाजवाद को भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो हमने एक नई आर्थिक विचारधारा का अनुसरण किया जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे हम मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? हमने दोनों विचारधाराओं की अच्छी बातें सम्मिलित की, समाजवाद और पूंजीवाद से, और अपने देश के हिसाब से उनको परिवर्तित करके अपने देश के लिए उसे बनाकर अपने देश को उस रास्ते पर चलाया। देखो, हमारे देश की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी तो हमने पूंजीवाद को कम सम्मिलित किया, पूंजीवाद को कम अधिकार दिए और समाजवाद को ज्यादा अधिकार दिए। समझ में आई बात? क्योंकि हमारी जनता इतनी अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखती
थी। कुछ प्रश्न है? आगे सुनिए। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह से मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और ना ही निजी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए कोई उपाय किया गया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा आयात की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीजों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धाहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखी हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ती है और ये सच है, ये बातें सच है कि भारत सरकार ने उस समय निजी क्षेत्र को बहुत ही सीमित क्षेत्र में बांध दिया था। और आपको अगर कोई भी काम करना है, अगर आपको एक दुकान भी खोलनी है, प्राइवेट दुकान, मान लो भानु को एक अपनी दुकान खोलनी है, सरकार से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और भानु अपनी दुकान में क्या क्या रखेगा उसकी भी उस चीज का भी उसे अनुमति सरकार से लेनी पड़ती थी। हर चीज हर मंत्रालय से नहीं, एक निश्चित मंत्रालय है ना जिससे आपका संबंध होगा। उद्योग मंत्रालय, अगर आप किसी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो आप किससे लेंगे परमिशन? जिस मंत्रालय से आपका संबंध होगा उस मंत्रालय से। मान लो यश को एक कंपनी खोलनी है, तो अगर उसको क्या खोलना है, कैसे खोलना है और क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, ये सब सरकार तय करती थी। इसे ही कहते हैं लाइसेंस, परमिट राज कहते हैं। इसे कैसे सरकार ही तय करती थी, सरकार ही सब कुछ तय करती थी। तो इसने हमारे देश में अयोग्यता को विकसित किया, ये बात तो सच है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी नया बच्चा प्रतिस्पर्धा में उतर नहीं सकता था। अगर हम उसको संरक्षण नहीं देंगे तो वो आने वाले समय में बड़े लेवल के कंपटीशन में नहीं उतर पाएगा। अगर उसे बड़े लेवल के कंपटीशन में उतरना है तो उसको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन देना जरूरी था। लेकिन ज्यादा अधिक आप अगर किसी को संरक्षण दे देते हैं ना तो वो गलत भी हो जाता है। और उसी का परिणाम था कि हमारे देश में 1965 के बाद भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा और जिन सार्वजनिक कंपनियों को खुली छूट मिली हुई थी कुछ भी करें, वो अयोग्यताओं से भर गई, गुणवत्ताहीन चीजों का उत्पादन करने लगी। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें ना, यही कहते हैं ना, नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप में नैतिकता नहीं है तो आप अपना तो नुकसान करते हैं, उसके साथ देश का भी नुकसान करते हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आप राष्ट्र का नुकसान कर देते हैं और यही हुआ भी उस समय। ज्यादा प्रोटेक्शन देना भी सही नहीं है।
एक समय तक प्रोटेक्शन दीजिए, उसके बाद प्रोटेक्शन खींच लीजिए, नहीं तो आप छुई मुई बना बैठेंगे। जैसे कुछ माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनके बच्चे छुई मुई ही बन जाते हैं। तो ज्यादा छुई मुई नहीं बनाना, नहीं तो बच्चा ढीठ बन जाता है। और भारत के साथ भी, भारत की कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस समय चीन ने अपने आप को चरणबद्ध तरीके से खोला, हमें भी उसी समय इस गतिविधि को अपना लेना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और ये हमारे लिए एक खामियाजा, इसका हमने एक खामियाजा भी भुगता, इसका हमने खामियाजा भी भुगता है। आगे सुनो, कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। और ये सच है, आज भी सरकार उतना शिक्षा के क्षेत्र में खर्च नहीं करती। शिक्षा भी एक प्राथमिक चीज थी, लेकिन सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार का काम नहीं किया, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उसको महत्व मिलना चाहिए था। आज भी हमारे देश में शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। आज भी हमारे देश के बजट का सिर्फ 4% पैसा हमारी शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शिक्षा को 6% पैसे की रिक्वायरमेंट है, फिर भी सरकार उसे 4% पैसे में निपटा देती है। अगर शिक्षा का क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो आप कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, क्योंकि शिक्षा आपको नए विचार पैदा करके देती है, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझ लें। और शिक्षा एक प्राथमिक चीज है। और यह भी सच है कि उस समय हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एक समय पर सारी चीजों को देख सकें, यह भी एक सच है। लेकिन भैया अब तो हो सकता है, अब तो सब कुछ हो सकता है। हमें भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी थी ना तब, हमें भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी थी, हमें पेट का खाना लाना था, बहुत सारी समस्याएं थी, और कंपटीशन फेस करना था। आप सभी जानते हैं कि वो समय शीत युद्ध का समय था, और अगर आप उस समय अपने आप को ताकतवर नहीं दिखाएंगे तो आपको कोई ना कोई महाशक्ति उर्मेट के पकड़ ले जाएगी अपने गुट में। और अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए आपको ताकतवर बनना बहुत जरूरी था, और आर्थिक रूप से तो अत्यधिक। एक बार के लिए यह माना जाता है कि शिक्षा पे एक व्यक्ति अपने आप से भी खर्च कर सकता है, उसी का परिणाम आप लोग भी हैं। अगर आप लोग ट्यूशन पढ़ने आए हैं तो सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस पे खर्च नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए सरकार इससे थोड़ा भागती भी है कि इस पे इंसान खुद ब खुद पैसा खर्च कर देगा। समझ में आई बात? पर इस पे सरकार को खर्च करना चाहिए, क्योंकि यह देश के विकास का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ, मैं फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, आधार स्तंभ, जड़ है जड़, और जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं होता। इस बात को नोट डाउन करिए आप। आगे सुनिए, जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि नहीं खर्च की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। समझ में आई बात? जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था, उन्हीं क्षेत्रों में आपकी सरकार ने पैसा लगाया। सही बात है, निजी क्षेत्र आपके कोयले में जाने के लिए तैयार नहीं था उस समय। आज तो बहुत है, आज तो है इंटरेस्टेड, सभी इंटरेस्टेड है कोयले के क्षेत्र में जाना, रेलवे के क्षेत्र में जाना, लेकिन उस समय नहीं थे, क्योंकि ये उस समय लाभ के सौदे नहीं थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी, उस समय भी उतना ही फायदा था और आज भी उतना ही फायदा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया ना, इसमें निजी क्षेत्र क्यों आना चाहेगा? क्योंकि इंसान यहाँ पर अपनी जेब खर्च करेगा, अपने आप को गिरवी रखेगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा, क्योंकि वो जानता है कि पढ़ाई सब कुछ है, सब कुछ है। अगर मैंने पढ़ा दिया अपने बच्चे को तो वो अपने आप में केपेबल बन जाएगा।
तो इस क्षेत्र में बाजार बहुत था, इसीलिए इस क्षेत्र में आपकी सरकार ने जानबूझ के पैसा नहीं लगाया। ये बात समझ लो, ये समझने, यही है पॉलिटिक्स। इसी को तो समझना होता है, समझ में आई बात? क्योंकि यहां पर पैसे की कमाई थी, यहां लोग अपने आप को बेचेंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। अपने आप को बेचेगा इंसान लेकिन पढ़ाएगा। यहां अफोर्डेबिलिटी नहीं देखी जाती, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अफोर्डेबिलिटी नहीं देखी जाती। चाहे आप केपेबल हो या ना हो, आप दवाइयां खरीद कर लाते हैं। आज अगर स्कूल और हॉस्पिटल्स, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल खुले हुए हैं, तो इसका यही रीजन है, क्योंकि यहां पर सोचते नहीं है इंसान, खर्च कर। अगर आप खुद ही सोच लो, अगर आप एक बार अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं पढ़ने के लिए, तो वो मना करते हैं? कदापि ही नहीं। किसी के भी माता पिता मना नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख गया तो उसका भविष्य बन जाएगा, उसका भविष्य बन जाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। दरअसल सरकार ने इस तरह के निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ, जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा था। इस अवधि में गरीबी में ज्यादा कमी नहीं आई। गरीबी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। समझ में की बात? एक नया वर्ग विकसित हो गया, मध्य वर्ग, जो सुख सुविधाओं को भोग रहा था। जो ये आपकी सरकारी कंपनियां खुली, उनमें जो सरकारी नौकर लगे, वो सारे के सारे किस वर्ग में आ गए? मध्य वर्ग में आ गए। और वो चैन की 2 वक्त की रोटी पेट भर खा रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश का विकास हो रहा है या नहीं। यही सबसे बड़ा रीजन है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे देश में नैतिकता का भाव बहुत कम है। नैतिकता का भाव बहुत कम है। जिसकी जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभाता। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और तब भेदभाव भी तो बहुत होता। भेदभाव तो था ही था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आगे रहेगा अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो। शिक्षित किस प्रकार से? मौलिक तरीके से, नैतिक तरीके से। जब तक हम मौलिक और नैतिक तरीके से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये भेदभाव पूर्ण विचारधारा हमारे मन पर हावी रहेगी। समझ में आ गई बात? अब मुख्य